गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं यश। तो जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको आप एडिटोरियल या संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो आप सारे लोगों को जो भी हमें कमेंट बॉक्स में कम्प्लीमेंट करते हैं या इस लेख से या हमसे संबंधित, उनके लिए तहे दिल से थैंक यू। तो आज बात करते हैं दोस्तों, जो विषय हमारे सामने है, कृषि क्षेत्र पर टिकी उम्मीदें। जिस तरह से तमाम तरह के जो सेक्टर हैं पूरी तरह से मंदी की चपेट में आ चुके हैं, तमाम जगहों पे आर्थिक स्थिति गिरती चली जा रही, चाहे हमारे देश के जीडीपी के बारे में हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे व्हीकल सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो। जितने भी सेक्टर हैं पूरी तरह से हताश निराश हो चुके हैं। सारी आर्थिकी वहाँ पे ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसे में एक ही आस है हमारे देश के लोगों को, वो हैं किसान। और किसानों से क्या आस है, क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसे लिखा है जयंतीलाल भंडारी जी ने। चलते हैं आगे। कोरोना संकट से उत्पन्न हालात के बीच देश के करोड़ों लोगों की खाद्यान्न संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने में कृषि क्षेत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की भारी गिरावट आई है। लेकिन संतोषजनक तथ्य यह है कि कृषि क्षेत्र मंदी की मार से न केवल अछूता रहा, बल्कि ऐसे अच्छे संकेत दे रहा है जिन पर सारी उम्मीदें टिकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, देश के तमाम जो सेक्टर हैं पूरी तरह से कोरोना की मार से तड़प रहे हैं और अभी खड़ा होने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। पर दोस्तों, हमारे देश की जो एक सेक्टर है जिसे आप कृषि के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है मंदी की और ज़्यादा प्रभाव नहीं है कोरोना का। तो ऐसे में हमें आगे आना चाहिए, विशेष स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए किसानों को, जिनसे वो अपनी आय दुगना कर सकें और अपने उत्पादन को और अच्छा और बेहतर कर सकें। जीडीपी में बड़ी गिरावट के बीच कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ाने में रबी फसलों की पैदावार, खासतौर से गेहूं की भारी पैदावार ने प्रभावी भूमिका निभाई है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3% ही थी। इस वर्ष कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ कृषि निर्यात की बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रहित विभिन्न आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भारत के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास की अहमियत बढ़ गई है। देश में रबी की बम्पर पैदावार के बाद फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला है। एमएसपी जो होता है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो सरकार के द्वारा एक निर्धारित मानक तय किया गया कि आप इसके नीचे कभी भी किसानों का जो फसल है उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे यदि गेहूं की कीमत एमएसपी है 1800 रुपया कुंटल, तो यदि आप उससे नीचे लेते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उससे ऊपर मतलब उसके नीचे मत लीजिए, उसके ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं। 1800 है तो 2000-2500 ले सकते हैं, पर 1700 नहीं ले सकते हैं। सरकार ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा दिया है और जनधन खातों में नगद रुपया डालने जैसे जो कदम उठाए हैं, उनसे किसानों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि रसायन, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण जैसी वस्तुओं के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी तेज़ी से दिखाई देने लगी है। पिछले दिनों सरकार ने 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 से 7.5% के दायरे में बढ़ोतरी का ऐलान किया। खासतौर से खरीफ की मुख्य फसल धान के लिए एमएसपी में 2.89 से 2.92%, दलहनों के लिए 2.07 से 5.26% और बाजरे के लिए 7.5% की बढ़ोतरी की गई। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में इसे एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव ग्रामीण विकास पर निश्चित रूप से पड़ेगा, साथ ही इससे कृषि निर्यात को भी बल मिलेगा। पिछले महीने कृषि मंत्रालय की ओर से जारी कृषि निर्यात संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष में मार्च-जून के दौरान कृषि निर्यात करीब 23% दर बढ़कर 25,552 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इस अवधि में 20,734 करोड़ रुपये का रहा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कृषि में जो इजाफा हुआ है ये बहुत ही शुभ घड़ी है हमारे देश के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए, कि जहाँ
ज़्यादातर जो सेक्टर हैं, भारतीय सेक्टर हों चाहे विदेशी सेक्टर हों, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। पर हमारे देश का एक कृषि सेक्टर है जिसके जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, और दुनिया भर के जितने भी सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा निराशाजनक गिरावट हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गेहूं निर्यात के लिहाज से वे 34वें स्थान पर है। ठीक है, तो निर्यात को और प्राथमिकता देनी चाहिए, उन तमाम देशों को पहुंचाना चाहिए जहां पे आवश्यकता है। इससे हमारे देश में आर्थिक जो है रेवेन्यू वो जनरेट होगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसी प्रकार फलों के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे उत्पादक देश है, लेकिन निर्यात के मामले में वह 23वें स्थान पर है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है ना, वो उतनी प्राथमिकता नहीं देती है इन फलों को, सब्जियों को, अनाजों को, किसानों को, इसलिए इनका ये हाल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में भारत के उत्पादन के अनुरूप कृषि निर्यात का शीर्ष निर्यातक देश बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए रणनीतिक प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहली बार कृषि सुधार के ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने के फैसले से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज की कीमतें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर भंडारण सीमा से स्वतंत्र हो गई हैं। ऐसे में जब किसान अपनी फसल को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क के सहारे देश और दुनिया भर में कहीं भी बेचने की स्थिति में होंगे तो इससे उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। मैं सही बता दूं, यदि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जनरेट किया जाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा सके जहाँ पे ऑनलाइन या फिर जहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँच कर किसान, सब्जी विक्रेता या फिर फल विक्रेता वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर दें अन्य देशों में, पड़ोसी देशों में, तो दोस्तों उनकी आय दुगनी कह रहे हैं आप, शायद 20 गुना भी हो सकता है कि उनके जितना अमीर संपन्न भारत में कोई ना हो। पर ऐसे प्लेटफॉर्म को विकसित करना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। आज किस तरह से किसान जिन चीज़ों को उत्पादित करता है अपने अनाज को बेचने के लिए, वहाँ पे सरकार है तो स्थानीय प्रशासन है, फलाने डिक्लेयर करेंगे तो ये डिक्लेयर करेंगे, मतलब वो चीज़ का उत्पादन कर रहा है उसे ये अधिकार नहीं कि वो अपने दामों को निर्धारित कर पाए। सरकारें डरती हैं ना। अगर यही हमारा किसान भाई शिक्षित होता, पढ़ा लिखा होता, तो जिस तरह से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरह से उसकी मेहनत की उपेक्षा की जा रही, कोई नहीं करता। आपको बता दें इस समय क्या हो रहा है बाज़ारों में कि लोग किसानों से अनाज ले रहे हैं, उसके बाद तीसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, थर्ड पार्टी को। ये जो बीच के बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, इतना पैसा कमा ले रहे हैं कि साल भर में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कमा ले रहे हैं। सोचिए, जो एक्चुअल में पैसा जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा। तो यही कमियां हैं, इसी कमी को सरकार, स्थानीय प्रशासन और हम लोगों के माध्यम से उसमें सुधार करना पड़ेगा। कृषि सुधार का एक बड़ा फ़ायदा यह भी होगा कि जब किसान अपने छोटे छोटे खेतों से निकली फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो इससे जहाँ एक और बम्पर फसल होने पर भी फसल की बर्बादी या फसल की कम कीमत मिलने की आशंका नहीं होगी, और दूसरी ओर फसल के निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी। किसानों को बाज़ार उपलब्ध कराने के मकसद से किसान ट्रेन का फैसला भी लाभदायक सिद्ध होगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास को नया आयाम देने में किसान ट्रेन बड़ी भूमिका निभाएगी। 7 अगस्त को देश की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई है। इस ट्रेन से महाराष्ट्र से संतरा और दूसरे फल व सब्जियों बिहार भेजे गए और बिहार से भी यह फल और सब्जियां लेकर महाराष्ट्र लौटी। ऐसी किसान ट्रेनों का फ़ायदा रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों और शहरों को मिलेगा। इस तरह की सुविधाओं से खराब मौसम या दूसरे प्रकार के संकट के समय शहरों में ताज़ा फल व सब्जियों की कमी नहीं होगी और किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। आने वाले समय में देश के विभिन्न भागों में भी ऐसी किसान ट्रेनों के जरिए कृषि आय को बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलेगा। इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे अहम तो यह है कि किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उनके पास नकदी नहीं है, इसलिए खरीफ मौसम के पहले कृषि उत्पादन संबंधी ज़रूरी सामान खरीदने के लिए किसानों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। सरकार के द्वारा कोविड-19 के काल में एक कहा गया था कि किसानों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा, बीजों के लिए पैसा दिया जाएगा,
सरकारों के माध्यम से कटाई के लिए, बुआई के लिए दिया जाएगा, पर 1 रुपया किसी को नहीं मिला। वही जो किसान आय निधि के माध्यम से जो 2000 रुपया दिया जा रहा है, साल भर में शायद 6000 है, वही दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और कुटीर उद्योगों की को बहुत ही न्यूनतम दरों या ब्याज मुक्त कर्ज दिए जाने की ज़रूरत है। कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि संबंधी कारोबार में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फलों और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मुहैया करानी होगी ताकि वे कच्चे माल की खरीद कर सकें। कृषि निर्यात ऐसा महत्वपूर्ण उपाय है जिसके जरिए रोजगार और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसलिए कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कई और ज़रूरतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि निर्यात मानकों में बदलाव करने होंगे जिससे कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से मिल सके। सरकार द्वारा अन्य देशों की मुद्रा के उतार चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटान में मुश्किल और सेवा कर जैसे कई मुद्दों पर गौर करने की ज़रूरत है। आपको बता दें, मतलब किसान दिन रात भटकता है, धक्का मुक्की खाता, तब जाके उसे कीटनाशक और उर्वरक मिल रहा है। जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार को कि सही समय पर सही जगह पर और जिसे ज़्यादा आवश्यकता है उसे पहुंचाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमारा आदेश है। बेहतर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और पैकेजिंग गुणवत्ता की मदद से खाद्य निर्यात क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाया जा सकता है। इसके अलावा 31 जुलाई को कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने सरकार को जो सिफारिशें सौंपी हैं उनका क्रियान्वयन लाभप्रद होगा। किसानों को उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ढांचागत कोष कई दृष्टिकोण से लाभप्रद होगा। इससे गांव में नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी। इस कोष से फसल तैयार होने के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी लाई जा सकेगी और छोटे किसानों की तकलीफ़ें कम होंगी। भारत में फसल तैयार होने के बाद के प्रबंधन जैसे गोदाम, शीतगृहों और खाद्य प्रसंस्करण और कार्बनिक खाद में वैश्विक निवेश की अच्छी संभावनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में उन्नत कृषि, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, पशुपालन, डेयरी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रख सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।